एपिसोड 1 बस कुछ देर और। हम इंसान अपनी जिंदगी को हमारे हिसाब से जीने के लिए हमेशा प्लान करते रहते हैं और हम अच्छे से जानते भी हैं कि जैसा हम चाहे वैसा कभी होता नहीं ज्यादातर। हाँ, वो बात अलग है कि जिंदगी हमें कौन सा झटका कब दे ये कोई नहीं जानता। लाइफ हमेशा ही हमें अनचाहे मोड़ पे लाके जिंदगी का अच्छी तरह से बैंड बजाती है। कुछ को हैवान तो कुछ को शक्तिमान बना देती है, लेकिन फिर अभी लाइफ के झटके कभी नहीं रुकते। ओम की अब तक की जिंदगी भी भयानक थी। पहले तो ओम का बचपन बेहद गरीबी में बीता और जब कुछ साल बाद ओम के पिता और माता को एक अच्छी सी लैब में जॉब मिली और लगा कि अब लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, तो 4 साल बाद ओम के माता पिता अजीब तरह से गायब हो गए और कुछ समय बाद ओम के पास सिर्फ खबर आई कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। ओम बचपन से ही शांत और सहमा बच्चा था। वो किसी से घुल मिल नहीं पाता था और इसी वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। ऊपर से उसके माता पिता की खबर ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स की लैब के डायरेक्टर ने उसकी देखभाल का सारा खर्च उठाया था, पर पढ़ाई में एवरेज। ओम लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब था और इसी बीच आए दिन वो अपनी स्कूल के लड़कों से पीटता रहता था। एक तरह से ओम की लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। उसे जरूरत थी तो एक चिंगारी की जो उसकी इस बेरंग जिंदगी को रंगों से भर दे। और ओम जब कॉलेज में दाखिल हुआ तो चिंगारी आई भी एक लड़की के रूप में। वो चिंगारी थी अंशिका। अंशिका दिखने में किसी अप्सरा सी लगती थी। कॉलेज के पहले ही दिन अंशिका ओम के दिल में बस चुकी थी, पर वो उससे बात करने से डरता था क्योंकि वो आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर पाया था, तो लड़की से बात करना तो ओम के लिए बड़ी दूर की बात थी। ओम की पहचान कॉलेज में एक डम लड़के की थी। कॉलेज में लोग उसे चंपू के नाम से बुलाते थे। ऐसा नहीं था कि ओम को दोस्ती करना नहीं आता था, पर उसकी सहमे स्वभाव और अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी ने उसे पूरी तरह से बेरंग बना दिया था। कॉलेज के गुंडे टाइप बच्चे अपना सारा काम ओम से करवाते थे और ओम बिना किसी सवाल किए सारा काम किए देता था। ओम रोज अंशिका को देखता, पर बात करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन अंशिका खुद सामने से ओम से दोस्ती करने आई। पूरा कॉलेज हैरान था कि कॉलेज की अप्सरा चंपू से दोस्ती करना चाहती थी। क्या इतनी अच्छी लड़की थी अंशिका? बिल्कुल नहीं। अंशिका एक बिगड़े और घमंडी लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो लड़कों को अपने इशारों पर नचाना जानती थी। वो खुद को कोई महारानी समझती थी और उसके कॉलेज के लड़के सिर्फ उसके लिए किसी टिश्यू पेपर से ज्यादा कुछ नहीं थे। और ओम से तो उसने सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि ओम उसके लिए उसका सारा काम करे। आखिर वो समझती थी कि वो अगर किसी लड़के से दोस्ती करे तो उसका उस लड़के पे एहसान होगा, और चंपू तो बस उसके लिए अपने नौकर जैसा था जिससे वो अपने सारे काम करवाएगी और वो मजे करेगी। लेकिन ओम ने ये सब एकदम सीरियस ले लिया था। वो समझता था कि अंशिका उसकी एक सच्ची दोस्त थी। वो उसका सारा काम बड़ी लगन से करता था। कई सालों बाद अब ओम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। वो खुश रहने लगा था। बेचारा अंशिका के इरादों से एकदम अनजान था, पर उसकी किस्मत को ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन ओम की कॉलेज के बदमाश लड़कों ने उसे पकड़कर उसे उकसाया कि अंशिका उसे पसंद करती है और तुम्हें उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जाओ उसे प्रपोज कर दो, जाओ। अंशिका मरी जा रही है तुम्हारी होने के लिए। बेचारा ओम भी उनकी बातों में आके अंशिका को प्रपोज करने के लिए रेडी हो गया और फिर क्लासरूम के अंदर सबके सामने उसने अंशिका को प्रपोज कर दिया। अंशिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई रियली लव यू अंशिका। बस इतना कहते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और अंशिका गुस्से से लाल हो गई थी। वो ओम पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत तक कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? तुम्हारे साथ थोड़ा घुल मिल क्या लो तो तुम तो गोद में ही बैठ जाओगे। जरा खुद को देखो गधे कहीं के। आज के बाद मुझे अपनी शकल तक मत दिखाना। अपनी औकात तो देख लेते। कहाँ तुम और कहाँ मैं धी प्रिंसेस अंशिका। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ओम की किस्मत ने उसे फिर झटका दे दिया था। वो वहां से जितनी तेज हो सके बस भाग जाता है। 18 साल के ओम को अपनी अब तक की सारी लाइफ एक पल में नजर आने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस भागे जा रहा था। वो इस बार पूरी तरह टूट चुका था। आखिर उसने पहली बार दोस्ती की थी, किसी से नजदीकियां बधाई थी, और क्या मिला? बस धोखा। वो शहर के किनारे आए समंदर के पास जाता है। सबसे ऊंची चट्टान पे जाके कुछ देर ढलते सूरज को देखता है और फिर अपनी आंखें पोंछ के उस चट्टान से कूद जाता है। ओम समंदर के अंदर सीधा गहराई में डूबने लगता है। उसे नीले समंदर में अपना सारा दुख डूबता दिखाई दे रहा था। मानो बस कुछ पल और फिर उसकी जिंदगी का हर दुख उसके साथ डूब जाएगा। ओम पानी में से आसमान को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख मन ही मन सोचता है, बस कुछ देर और फिर जिंदगी सुकून की नींद में सो जाएगी। बस कुछ देर और। माँ बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समंदर में से दिख रहे और अपने से दूर जा रहे उस आसमान को देखते हुए ओम बस यही सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और ओम के मन की आवाज सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, बस कुछ देर और।
एपिसोड 2 क्या ये स्वर्ग है? ओम अपनी जिंदगी के अंतिम पल में मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें बंद कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को किसी जंगल जैसी जगह पर पाता है। अपने आसपास शांत जंगल को देख ओम हैरानी के साथ कहता है, क्या यही स्वर्ग है? लेकिन जंगल जैसा है किसी, क्या मैं नरक में आ गया हूँ? पर मैंने कभी कोई गलत काम या पाप नहीं किया तो यकीनन ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग ऐसा होता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ कुछ शांति तो है कम से कम। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ए मंदबुद्धि बालक, न ये स्वर्ग है न ही नरक और न ही तुम मरे हो। मैंने तुम्हें डूबने से बचा लिया है बच्चे। ओम पीछे मुड़कर देखता है तो एक 60-70 साल का वृद्ध आदमी उसके पीछे साधु बाबा के कपड़ों में खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पानी था। ओम हैरानी के साथ कहता है, आपने मुझे बचाया है दादाजी, लेकिन आपकी हालत देख लगता नहीं आपने मुझे बचाया होगा। उद्धरण चिन्ह। वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, वत्स, अभी तुम आध्यात्मिक शक्तियों से वंचित जो नहीं हो। चिंता मत करो, तुम सब जल्द ही समझ जाओगे। ओ दू, क्या बके जा रहे हो? कुछ आसान भाषा में कहो, और अगर आपने मुझे बचाया तो किसने कहा था आपको? अपनी मर्जी से कूदा था समंदर में। ओम की बात सुन साधु एकटक ओम की देख, फिर वो साधु हैरान होते हुए बोलते हैं, क्यों पुत्र, जीवन सबको नसीब नहीं होता, माना परेशानियां सबको है, पर मुसीबतें ही तो जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। उस दादाजी की बात सुन ओम का चेहरा मुरझा गया और वो उदासी के साथ बोलता है, अंडस को दादू, आप क्या जाने कि मैंने बचपन से लेके अब तक मुसीबतों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। माना जीवन में मुसीबतें होती है पर कभी खुशियां भी तो होती है। शायद जिसने मुझे बनाया वो मेरी किस्मत में खुशियां लिखना चूक गया। मेरा जीवन जीने से मेरा मरना मुझे सुकून दे रहा था। वह साधु एक बार नम आंखों से ओम के सामने देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारी सारी परेशानियां मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर तुमने अपने अंदर की खूबियों को कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। उद्धरण चिन्ह। ओम चौंकते हुए कहता है, मेरे अंदर की खूबियां? आखिर ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और आप है कौन? साधु उसे हंसकर जवाब देते हैं, मैं कौन हूं ये बातें बाद में करेंगे, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो? साधु की यह गोल गोल बातें सुन ओम अब पक गया था। वो अपनी उलझन भरी आवाज में कहता है, क्या मतलब है आपका? पर आप पूछ रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, मैं एक बेहतर लाइफ जरूर चाहूंगा। कौन नहीं चाहेगा? पर पहले तो मैं जानना जरूर चाहूंगा कि आप कैसे मेरा जीवन बदलेंगे। साधु एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, बड़ी आसानी से, तुम बस अपने जीवन के 5 साल अपने आप को दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जब 5 साल बाद तुम अपने आप को महसूस करोगे तब तुम देखोगे कि तुमने एक बिल्कुल ही नए और अविश्वसनीय ओम को हासिल किया है। ओम अब उस साधु की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा था। वो एकदम आश्चर्य के साथ कहता है, दादाजी, लेकिन ये सब होगा कैसा? उद्धरण चिन्ह। साधु ने अब ओम को वश में कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम ओम है, सही कहा ना मैंने? उद्धरण चिन्ह। ओम उनकी बात सुन एकदम से चौंक जाता है, आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। ओम का सवाल सुन वो साधु थोड़ा खिलखिलाते हैं और फिर अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी के सहारे आगे बढ़ते हुए आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, पर वो सब फिर कभी। लेकिन अभी तुम्हारे लिए कोई सा जादू करते हैं, जिंदगी जो बदलनी है तुम्हें अपनी। हम भारत देश में है बेटे, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा रहस्यों वाला देश में। अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हें जरूरत है तो बस अपने इतिहास को खोलकर देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल ही जाएंगे। ओम की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। साधु ओम के मन की बात जान लेता है और फिर एक लंबी सी आह भरकर हंसते हुए कहता है, खैर, तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है अभी। ये गुड़ियों के खेल जैसी दुनिया जो देखी है तुमने। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तभी उसके हाथ में एक पुस्तक आ जाता है। ओम के लिए ये नजारा बहुत ही चौंका देने वाला था। वो कुछ समय के लिए अपने होश खो बैठता है। आखिर अपने जीवन में पहली बार उसके अपनी आंखों से जादू होते हुए देखा था। ओम के हाव भाव देख साधु मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों अचंभित करने वाला नजारा देखा ना? लेकिन चिंता मत करो, जब तुम अपने अपने 5 साल खुद के जीवन को बदलने के लिए योगदान दोगे तब तुम सब समझ जाओगे। ये लो, ये पुस्तक तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। बस अपना पूरा योगदान देना। बस इन 5 साल के लिए ये समझना, इस नाकाम ओम को तुम मार रहे हो। अपने जीवन के लिए अपने मन को एकदम खाली कर दो, एकदम शांत करके उसे एक पूरा शांत ब्रह्मांड बना दो और खुद के लिए ध्यान दो। पुस्तक में लिखे उपायों को आजमाओ और एक बिल्कुल ही नए ओम का निर्माण करो, एक ऐसे ओम का जो तुम्हारी सोच से भी परे शक्तिमान हो। उद्धरण चिन्ह।
वहां ओम अपनी जिंदगी के नए पड़ाव के लिए साधु के बातों को ध्यान से सुन रहा और समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर इस तरफ कॉलेज में खबर उड़ चुकी थी कि किसी लड़के ने दरिया में कूद के अपनी जान दे दी है। सब बातें कर रहे थे कि पक्का वो लड़का ओम है। बात अंशिका तक भी पहुंच चुकी थी। तभी किसी जगह अंशिका के साथ बैठी उसकी दोस्त जिसका नाम सीमा था, वो उसे देखते हुए चिंता के साथ कहती है, तुमने सुना अंशु, चंपू ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अंशिका का घमंड अब भी आसमान पर था। वो अपने घमंड भरी आवाज में कहती है, आखिर उसे पता चल गया होगा कि वो मेरे लायक नहीं है और उसने जो गलती की उस पर पछताते हुए शर्म के मारे अपनी जान दे दी होगी। आखिर हर किसी को मैं थोड़ी ना मिल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सीमा जानती थी अंशिका घमंडी थी, लेकिन किसी की मोट से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख वह चौंक जाती है और गुस्से में आकर बोल उठती है, बस करो यार, आखिर कितना घमंड करोगी तुम्हें अंदाज भी है ये कैसी सिचुएशन है। वो लड़का मासूम था यार और उसने सुसाइड किया है। उसने तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वजह से जान दी। कल जो तुमने उसकी बेइज्जती की उस वजह से, और उस हिसाब से तुम एक मासूम लड़के की कातिल हो। पर तुम अपनी घमंड की आंखों से ये सब नहीं देख पा रही हो। तुम्हारी आंखों पे पट्टी चढ़ी है अपने रूप के घमंड की। मेरी बात याद रखना, किसी दिन तुम्हारा घमंड इस कदर उतरेगा तुम कहीं की नहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सीमा वहां से जाने के लिए अपना सामान समेटती है और अंशिका सीमा को बस चौंक कर देखती रहती है। उसे सीमा ने कभी इस तरह की बात आज से पहले नहीं कही थी। अभी सीमा वह से जा ही रही थी कि तभी उन्हें वही पास में ही बात कर रहे कुछ लड़कों की आवाजें आती है। वो वही लड़के थे जिसने ओम से ये सब करवाया था। वो बात कर रहे थे, उनमें एक दुबला लड़का था जिसका नाम नीरव था। वो कहता है, यार माइक, क्या चढ़ाया तुमने, उस चंपू को जान ही दे दी उसने तो। उद्धरण चिन्ह। नीरव की बात सुन माइक एकदम से गुस्से में आकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे सिर्फ मजाक किया था, समझे तुम। मैंने उसे कोई जान देने के लिए नहीं कहा था। इसलिए अपना ये गटर जैसा मुंह बंद रखो और गलती से भी यह बात किसी और जगह मत कहना। तभी वहां खड़ा एक दूसरा लड़का कहता है, हाँ पर जो भी हो, चंपू सच में चंपू ही था, इतनी सी बात के लिए जान दे दी। उन सब में हो रही बातें अंशिका और सीमा सब सुन लेती है और उनके पास जाती है। वहां जाते ही सीमा गुस्से से कहती है, क्या घटिया आदमी हो तुम लोग, एक मासूम को मरवा दिया। मैं अभी जाकर पुलिस को बताती हूँ। अचानक से अंशिका और सीमा को देख माइक घबरा गया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालकर वो हंसने लगा और फिर चलकी के साथ बोल उठा, क्या बक रही हो तुम? बेशक हमने मजाक किया, पर क्या कहोगी पुलिस के पास जाकर हूँ कि मैंने चंपू के साथ मजाक किया और उसने जान दे दी। तुम सब तो बस खड़े थे ना। ओए मैडम, बात सुनो मेरी। चंपू ने जान दी क्योंकि सबके सामने तेरी ये नकचड़ी दोस्त ने उसकी ले ली इज्जत। और अगर पुलिस को बटन ही है तो बताओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस जेल होगी, पर तुम्हारी दोस्त जरूर लंबी फंसेंगी और क्या पता नसीब अच्छा रहे तो फांसी भी मिल जाए। और जो इंसान मिस्टर गया उसके लिए तुम अपनी दोस्त को फांसी पर तो नहीं चढ़वाना चाहोगी, तो जरा औकात में रहो, समझी। चलो रे सब। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और सीमा और अंशिका बस एक दूसरे को देखती रहती है। एपिसोड 3 में तैयार हूँ। माइक और उसके दोस्तों के जाने के बाद सीमा नाराजगी के साथ अंशिका से कहती है, देखा तुमने कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करो अंशिका, एक इंसान ने जान दी है तुम्हारी वजह से, बस दुआ है अब तुम्हारी आंखें खुल जाए। इतना कह गुस्से के साथ सीमा वहां से चली जाती है। अंशिका दुखी और हैरान नजरों के साथ सीमा को जाते देखती रहती है। वहीं दूसरी ओर ओम को साधु ने उसकी अंदर छुपी शक्तियों के बारे में कुछ देर समझाकर साधु ओम के हाथों में वो किताब दे देते हैं। फिर साधु किनारे की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे ओम, याद रखो, बस अपने जीवन के 5 साल खुद को खुद के ही लिए त्याग कर दो, फिर एक चमत्कार होगा और एक नए ओम का आगमन होगा। आशा करता हूं वो ओम दुनिया के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि इस ओम को आज कोई नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। ओम को उस साधु से एक अलग सी फीलिंग महसूस हो रही थी, उससे एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। और उनकी बातें सुन ओम कुछ पल के लिए नम सा हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उनकी एक एक बात, एक एक शब्द सच्चा है। तभी ओम साधु को किनारे की ओर जाते हुए देख अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, अरे दादाजी, आप उस ओर कहाँ जा रहे हैं? वहां तो समंदर है। ओम की बात सुन साधु मुड़कर मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे, मैं एक योगी हूं, मुझे पानी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पर अब तुम्हारी बारी है, अपने कदम आगे बढ़ाओ एक नई शुरुआत की ओर। आशा करता हूं जल्द ही नए ओम से भेंट होगी। ओम को महसूस होता है कि साधु अब वहां से जाने वाले हैं। हालांकि अभी भी ओम को उनकी बातें अटपटी ही लग रही थी, पर फिर भी एक विश्वास के साथ वह पूछता है, मतलब आप अब जा रहे हैं है न? क्या हम फिर से मिलेंगे? साधु मुस्कुराकर कहते हैं,
अवश्य पुत्र, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था और हमेशा रहूंगा। ओम साधु की ये बातें सुनते हुए अपनी किताब की ओर देखता है और जब वो फिर से साधु की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि साधु वहां से गायब हो चुके थे। ओम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है, यहाँ तक कि वो खुद को एक चिमटी तक काटता है। तब जाकर उसे यकीन आता है कि नहीं, यही हकीकत है। अचानक ही उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई थी। उसे साधु के जाने का गम था, क्योंकि ओम को उस साधु से एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था, पर तब तक तो वो साधु जा चुके थे और ना ही उसने उनका धन्यवाद किया था अपने जीवन को बचाने और उसे बदलने की सलाह देने के लिए। वही सब सोचते सोचते ओम भी वहां से जाने लगता है। ओम को अपने घर पहुंचते पहुंचते देर रात हो चुकी थी। फिर घर में सोफे पर बैठ वो अपनी किताब को देखता है। किताब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका मन उस किताब में लगने लगता है। पढ़ते पढ़ते आधी रात हो गई, रात से सुबह हो गई, सुबह से दूसरी रात, तब जाकर उसने पूरी किताब खत्म कर ली। वो किताब को बंद करता है और उस वक्त उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, चेहरे पर तेज था, कहीं भी थकान का कोई निशान नहीं था। तकरीबन 2 से 3 दिन से न उसने खाना खाया था, न ही पानी पिया था। फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और अचानक ओम फिर मानो चिल्ला ही उठता है, हाँ, मैं दूंगा 5 साल। आज से ही मैं खुद को इस घर में बंद कर दूंगा। अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद ओम खुद को अपने घर में बंद कर लेता है। उस घर में एक आंटी आते थे सुबह सुबह, जो घर की सफाई कर जाते और ओम के लिए एक वक्त का खाना बना के चली जाती। ओम ने उन 5 सालों में अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। उन माजी को तो ये था कि ओम एक गूंगा बहरा लड़का है। इस तरफ ओम बस हर वक्त सिर्फ ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता अपने कमरे में, सिवाय अपने शरीर और मन को एकाग्र करने के ओम कुछ और नहीं करता। बस हर वक्त एक ही जगह पर 5 साल तक उसने बाहरी दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं रखा था। उसने 5 साल में सिर्फ एक इंसान देखा था, वो थी उसकी वो काम वाली माजी। उसके सिवा ना किसी ने ओम को देखा था, ना ओम जिंदा है ये किसी को पता था। वो कामवाली आंटी को भी ओम के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। माजी को भी ओम सिर्फ हर साल पैसे देने के लिए सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने कमरे से बाहर आता था और पैसे देके चला जाता अपने कमरे में। वैसे तो माजी भी नहीं जानती थी कि ओम हमेशा कमरे क्या करता था, पर हाँ, आए दिन वो ओम के कमरे से की आवाजें सुनती थी। पर क्योंकि वो उस कमरे में नहीं जा सकती थी, उन्हें कभी पता नहीं चला कि आखिर उस कमरे में ऐसा होता क्या है, और ओम से तो उनके हिसाब से पूछना ही बेकार था, क्योंकि ओम तो उनके लिए गूंगा बहरा था और ओम उसे अच्छे खासे पैसे देता था, तो उन्होंने भी काम से निकालने के डर से कभी कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, बेसिक ओम की आर्थिक स्थिति इतनी भी खास कोई नहीं थी, वो भी एक मिडिल क्लास लड़का था। लेकिन क्योंकि उसके माता पिता जिस लेब में काम करते थे वो पास के किसी शहर में थी, इसी वजह से हर महीने उसे हमेशा मिलने वाले पैसे उसके अकाउंट में आ ही जाते थे। पैसे के अलावा लेब के उन लोगों को ओम से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने इतने साल में कभी भी ओम की खबर तक नहीं निकाली थी। उनके लिए ओम जिंदा है या मर गया कोई मायने नहीं रखता था। रही बात दूसरों की, तो ओम पहले भी उनके लिए न के बराबर ही था, तो ओम के जाने के बाद किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, खास क्या जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। और बात रही ओम की, तो ओम बस अपने कमरे में हर वक्त योग करता, ध्यान लगाता, खुद के मन को एकाग्र करता। हमारे शास्त्र भी हमें सिखाते हैं कि जो इंसान योग और ध्यान में मग्न रह के खुद को एकाग्र करता है, वो इंसान अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है और खुद को अमानवीय शक्तियों का स्वामी बना सकता है। ये कार्य जितना आसान दिखता था उतना ही कठिन भी था, क्योंकि मन को एकाग्र करना हर किसी के बस की बात नहीं। अपने सभी वैभवों का त्याग कर खुद का ही नवनिर्माण करना, ये चीजें हर कोई नहीं कर सकता। पहले के जमाने में ऋषि मुनि साधु संत आदि भी हमेशा ध्यान करते रहते थे, अपनी आंतरिक ताकतों को विकसित करते रहते थे, जिन्हें वे योग कहते थे। जापान और चीन जैसे देशों में आज भी ये चीजें मार्शल आर्ट्स के नाम से विख्यात है। कई देशों में ऐसे गुण वाले इंसानों को सुपर ह्यूमंस भी बुलाया जाता है। आज के जमाने में हमारे सामने इस तरह के असामान्य ताकतों वाले कई लोग सामने आए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ओम भी ऐसा ही बन जाएगा? क्या सच में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा? एपिसोड 4 सुनहरा भूत। एक दिन सुबह सुबह ओम के घर की कामवाली आंटी आए और रोज की ही तरह अपना काम शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी ओम के कमरे से एक बॉम्ब फूटने जैसी धमाके की आवाज आई। माजी एकदम से चौंक गई, वो अड़क गई थी। वे डरते हुए ही बोलने लगी, हे राम, क्या क्या ये भूकंप था या कहीं बॉम्ब फूटा है? उद्धरण चिन्ह। अभी तो वे कुछ समझ पाती, इससे पहले ओम के रूम के दरवाजे पर उन्हें अंदर से तेज सुनहरा प्रकाश निकलता दिखाई देने लगा। हालांकि दरवाजा बंद था, पर उसके किनारे की जगहों पर से तेज सुनहरा प्रकाश साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये नजर देख माजी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी, उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो डरते हुए अपने आप से बोलने लगती है, ये क्या है?
ओम बाबू के कमरे से ये कैसी सुनहरी लाइट निकल रही है? और क्या क्या वो आवाज भी उन्हीं के कमरे से आई थी? कहीं कहीं ओम बाबू को कुछ हो तो नहीं गया ना? हे भगवान भगवान! उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते ही माँ जी घबरा गई और जल्दी से ओम के कमरे के पास जाते हुए घबराते हुए ओम को आवाज लगाते हुए बोल उठी। ओम बाबू, क्या आप अंदर हैं? ओम बाबू अगर है तो कुछ बोलिए ओम बाबू। इतना कहते ही फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो और ज्यादा डर जाती है। और डरते डरते वो वापस से बोलने लगती है। अरे हे भगवान, ओम बाबू कैसे बोल पाएंगे? वे तो बोल या सुन ही नहीं सकते। अरे रे भगवान, तो फिर अब मैं क्या करूं? कहीं किसी ने ओम बाबू को कुछ कर तो नहीं दिया न बेचारे ओम बाबू? वो तो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। या तो कहीं वो जादू वाली मूवी की तरह कोई एलियन तो नहीं आ गया ओम बाबू के कमरे में तभी ये लाइट आ रही हो ओम बाबू के कमरे से। पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है ओम बाबू के साथ, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ भी क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं जल्दी ही पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। इतना बोल माजी तुरंत ही पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है कि तभी अचानक ही ओम के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज माजी के कानों तक आती है। माजी ये सब देखती है और फोन को जल्दी से पास के टेबल पर रखकर हॉल में पड़ा डंडा उठाती है। फिर धीरे से ओम के कमरे के दरवाजे के पास चली जाती है और फिर माजी हल्का सा दरवाजा खोलती है और छुपके से अंदर देखती है। अंदर का नजारा देख माजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि पूरा कमरा सुनहरे प्रकाश से भर चुका था। पूरे कमरे की चीजें हवा में उड़ रही थी, मानो सब कुछ तैर रहा हो। वही बीचों बीच एक आदमी सिर्फ पेंट पहने हुए बौद्धिक ध्यान मुद्रा में जमीन से 4 फुट हवा में स्थिर बैठे बैठे ही तैर रहा था। उसी के शरीर में से वो सुनहरा प्रकाश बाहर निकालकर पूरे कमरे में फैल रहा था, मानो कोई देव आ गया हो जमीन पर। ये सब देखकर माजी एकदम दंग रह गई थी। तभी उनके मन में कोई आवाज सुनाई देती है। अंदर आ जाए गीता माँ। गीता माँ चौखरास पास देखने लगती है। उसके अगल बगल कोई नहीं था। वापस वो ओम की ओर देखती है। उसके पल्ले कुछ नहीं आ रहा था। वो ओम को घूरे जा रही थी, उसे बस ओम की पीठ ही दिख रही थी। अचानक ही ओम धीरे से माजी की ओर देखता है और मुस्कुराता है। ओम की आंखों की कीकी भी सुनहरे रंग की थी। माजी इस हरकत से बौखला जाती है और चिल्ला उठती है। अया भूत, भूत, ओम बाबू भूत है, ओम बाबू भूत है। तभी ओम जमीन पर उतरता है और वही खड़ा रहता है। ओम माजी की ओर ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी फिर से माजी के मन में आवाज आती है। शांत हो जाओ गीता माँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ओम अपनी जगह ही खड़ा था, उसके होंठ तक नहीं हिले थे। माजी आसपास देखकर फिर घबराते और डरते हुए कहती है। कौन हो तुम? कहाँ छिपकर बोल रहे हो? बाहर आओ। और ओम बाबू, तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? क्या हो तुम? और ये दूसरा इंसान कौन है जो मेरा नाम ले रहा है? कहाँ है वो? गीतामा डर के मारे कुछ भी बोले जा रही थी। तभी ओम मुस्कुराकर गीतामा के पास आते हुए कहता है। वो मैं ही हूँ गीतामा, मैं आपसे सीधे अपने दिमाग से बात कर रहा था। इसे टेलीपैथी कहते हैं। आप शांत हो जाए, सब ठीक ही है गीतामा। उद्धरण चिन्ह। अब गीतामा का दिमाग चकराने लगता है। ओम की आवाज सुनते ही वो एकदम से चिल्ला ही उठती है। ओम बाबू, आप बोल सकते हैं। बस इतना कहा था माजी ने कि वो वही पल भर में बेहोश हो जाती है। ओम गीतामा की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। आखिर गीतामा ने कभी भी ओम को बोलते नहीं देखा। तकरीबन 5 सालों में कभी भी ओम ने उफ तक नहीं की थी और फिर अचानक एक साथ इतनी अजीब हरकतें देख कोई भी बेहोश हो जाता। गीतामा तो फिर भी एक वृद्ध लेडी थी। उनका तो यही हाल होना सामान्य था। अचानक से इतने झटके उनकी उम्र में आम बात नहीं हो सकती थी। उसके बाद ओम अपना हाथ गीतामा के सिर पे रखता है और फिर हाथ से कुछ पल के लिए सुनहरा प्रकाश जलता है और फिर ओम अपना हाथ वापस ले लेता है और वो अपने आप से कहता है। माफ करना गीता माँ, पर मेरा इरादा आपको डराना नहीं था। पर मैं अपनी नई प्राप्त हुई शक्तियों को आजमा रहा था। पर मैं आपको सामान्य कर देता हूँ, आप यहाँ हुई सारी बातें भूल जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम अपना हाथ गीतामा के सर पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद गीतामा सोफे पर से उठती है। उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। ओम उनके सामने ही खड़ा था। वे उठते हुए और ओम को देख के बोलती है। ओम बाबू, मैं यहाँ कैसे आ गई और मैं सो कैसे गई थी? उद्धरण चिन्ह। गीतामा, आपने पहली बार मेरी आवाज सुनी और आप सदमे से बेभान हो गई थी, तो मैंने आपको यहाँ सुला दिया था। ओम मुस्कुराकर कहता है। गीतामा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है। हाँ ओम बाबू, आप आज से पहले 5 साल में कभी नहीं बोले, पर आप बोल सकते हैं। उनकी बात सुन ओम मुस्कुराकर कहता है।
गीतामा, मैंने 5 साल तक ना बोलने का प्रण लिया था, इसी वजह से मैं बोलता नहीं था। अब जाके मेरा प्रण सफल हो गया तो मैं बोल रहा हूँ। गीतामा की समझ में नहीं आ रहा थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एपिसोड 5 बदलाव। कुछ देर ओम के समझाने के बाद अब गीतामा सब समझ गई थी और ओम के सामने देख मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह ओम बाबू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हुआ आपकी आवाज आ गई। और कितनी ही प्यारी आवाज है आपकी, पर आप 5 साल में पहली बार इतने समय के लिए अपने कमरे से बाहर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम हंसते हुए कहता है, गीतामा, पैसे अब खत्म हो गए और अब आपको पगार देने के लिए मुझे भी तो कमाना होगा ना। तो अब कमरे से क्या घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना मुझे, नौकरी के लिए। गीतामा के दिमाग में अब सब बैठ गया था। वे मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो इसलिए आप बाहर आए हैं ओम बाबू। इतने सालों बाद आज आपको मैंने अच्छी तरह से देखा है और आप किसी संत बाबा की तरह लग रहे हैं। आप बिल्कुल योगी लग रहे हैं। आप तो अभी बहुत जवान है, फिर भी उतनी लंबी दाढ़ी के साथ बूढ़े दिख रहे हैं ओम बाबू। गीतामा की बात सुन अब ओम को अपने 5 साल में हुए बदलाव के बारे में याद आया। वो अपनी यादों में और 5 साल में हुए अनुभवों में खो जाता है। इन 5 सालों में जब तक कि वो अपनी ताकत पर नियंत्रण करना सीखता, तब तक तो उसकी दाढ़ी 1.5 फुट लंबी हो गई थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी काफी लंबे हो गए थे। हालांकि नियंत्रण सीखने के बाद उसने अपने बालों और शरीर की बढ़ती ग्रोथ को रोक लिया था, पर फिर भी बदलाव तो हुए ही थे। उसका शरीर बहुत मजबूत बांधे का बन गया था, क्योंकि 5 साल पहले सूखी लकड़ी जैसा दिखने वाला ओम अब विद्युत जामवाल जैसा बॉडी बिल्डर बन चुका था। मानो उसने 5 साल किसी कमरे में नहीं किसी जिम में बिताए हो। इतना आकर्षित करने वाला शरीर बन चुका था उसका। उसके चेहरे का तेज किसी को भी उसकी तरफ खींच ले ऐसा हो गया था। तभी कुछ सोचते हुए गीतामा बोलती है, पर ओम बाबू, आप इस छोटे शहर में क्या ही कर लेंगे। आपकी उम्र के सभी बच्चे तो अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं। यहाँ तो हम जैसे बूढ़े रह जाते हैं। मेरी माने तो आपको भी किसी बड़े शहर में नौकरी ढूंढने जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओम गीतामा की ये बात सुन सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ ही पल बाद वो गीतामा की ओर देख मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं गीतामा, उस बारे में मैं कुछ जरूर सोचूंगा, लेकिन आज आप कुछ बीमार हैं तो इसीलिए गीतामा आज आप घर जा सकती है, आज आपकी छुट्टी। और चिंता मत कीजिए, इस छुट्टी के दिन के पैसे मैं काटूंगा नहीं। गीतामा का अब तक का दिन पूरा सरप्राइज से भर हुआ था। हाँ, ये बात और है कि वो भूल चुकी थी, पर फिर भी उनके लिए छुट्टी की बात को हजम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 5 साल में उन्हें एक भी छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ, उन्होंने ली थी, वो अलग बात है, पर ओम ने सामने से उसे कभी छुट्टी के लिए कोई इशारा भी दिया हो ऐसा उन्हें याद नहीं आ रहा था। पर छुट्टी आखिर किसे नहीं पसंद, ऊपर से गीतामा बहुत वृद्ध थी, तो छुट्टी तो उनके लिए एक तरह से किसी डूबे को किनारे जैसा ही था। यही सोच गीतामा बिना और कोई सवाल पूछे छुट्टी मंजूर करते हुए ओम को शुक्रिया बोल वहां से जाने लगती है। गीतामा के जाते ही ओम सबसे पहले अपने साधु वाले हुलिये को ठीक करने किसी हेयरकट की शॉप पे जाता है और सबसे पहले अपना पूरा हुलिया नॉर्मल करता है। 18 साल के ओम ने जब खुद को अपने घर में बंद किया था, उसके बाद आज नया 23 साल का ओम तकरीबन इतनी लंबी दाढ़ी में 35 का लग रहा था। जब वो हेयरकट की शॉप से बाहर निकलता है तो मानो कोई 20 साल का नौजवान लड़का अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हुआ हो, या यूं कहो कहीं डेट पर जाने के लिए, इतना खूबसूरत लग रहा था। ओम के 5 साल के सेक्रीफाइस ने उसे ढेर सारी खूबियां दी थी, साथ ही साथ एक चार्मिंग लुक भी उसके बदलाव में से एक था, और ऊपर से योग के प्रभाव से उसका चेहरे पर जो तेज था वो उसके लुकस को 4 चांद लगा रहा था। जब तक कि ओम पैदल अपने घर पहुंचा, उसे रास्ते की तकरीबन सभी औरतों और लड़कियों ने नोटिस किया। हर किसी को ओम के आसपास से एक अलग ही वाइब्स महसूस हो रही थी, मानो ओम को देख वो सभी उसकी ओर खींचे जा रहे थे। ओम अपने घर पहुंचकर नहा धोकर खुद को आईने में देखता है। फिर खुश होकर आईने से बातें करते हुए ओम बोलता है, बेसिक बदलाव तो हुआ है। मैं उन बाबा का जितना धन्यवाद करूं कम है, पर उन्होंने कहा था एक दिन जरूर मिलेंगे, इंतजार रहेगा उस दिन का। पर उससे पहले, जैसे कि उन्होंने कहा था, इस नए ओम को अब निखारना है, अब मुझे पहले एक नाम बनाना है, क्योंकि अब गुमनामी बहुत हुई। बेसिक अब तक मेरा यहाँ रहना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, शायद तो मैं सबके लिए मर चुका था और मैं मरा हूं, इस बात से भी किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा हो। पर अब ऐसा अपना नाम बनाना है जिससे कम से कम मेरे जाने का बाद कोई तो ऐसा हो जिसे मेरे जाने से फर्क पड़े। उस किताब ने मुझे एक नया जीवन दिया है, अब बनाना है एक नाम जो बना दे मेरे बिगड़े हर काम। उद्धरण चिन्ह। ये बातें बोलते वक्त ओम की आंखों में एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही चिंगारी थी। ओम तुरंत ही बाहर जाने के लिए अपने कपड़े बदलता है और रेडी होकर हैंडसम लग रहा ओम अपने घर से बाहर निकलता है। नीले आसमान की ओर देख उत्साह के साथ और चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल के साथ कहता है,
दुनिया वालों, तुम जिस ओम को अब तक जानते थे वो मर चुका। स्वागत करो इस नए ओम का, क्योंकि अब ये ओम नहीं रुकेगा। ये लाएगा अब भूचाल। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम आगे बढ़ने लगता है। शहर की गलियों में चलते हुए ओम किसी जगह को ढूंढ रहा था। वो आसपास देखते हुए कहता है, यही कहीं पर होना चाहिए था। हाँ, ये रहा। ओम एक बड़े से अस्पताल के सामने रुककर कहता है। ओम अस्पताल की ओर देख मक्कम इरादे से बोलता है, माना कि पिछली जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, पर इस जिंदगी में मुझे वो सब चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अंदर जाता है और वहां एंट्रेंस पर बैठी लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती है कि डॉक्टर विजय आहूजा का ऑफिस कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। काउंटर पर बैठी वो लड़की अपना काम छोड़कर ओम की ओर देखती है और फिर ओम को देख ओम के रूप में खो जाती है। फिर तो वो कुछ देर तक ओम को यूं ही देखती रहती है तो ओम उसे सपनों से बाहर लाते हुए उसे टकोरता है। हेलो मैम, क्या आप बात सकती है डॉक्टर विजय आहूजा का ऑफिस कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की सपनों से बाहर आती है और शर्मा कर कहती है, हाँ हाँ डॉक्टर आहूजा, हाँ वो आगे लेफ्ट, फिर 2 ऑफिस छोड़ के राइट पे उनका ऑफिस है। क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है? ओम थोड़ा नर्म होते हुए कहता है, जी नहीं, मेरे पास उनका अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर क्या आप प्लीज उनके पास जाकर उनसे कह सकती हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आमतौर पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, पर कुछ पर्सनल केस में हम मीट अरेंज कर देते हैं, मैं आपके लिए पूछ देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपना वहां पड़ा टेलीफोन उठाती है और कोई एक नंबर मिलाती है। ओम मुस्कुराकर कहता है, जी शुक्रिया। वो लड़की फोन पे डॉक्टर से बात करती है और फिर ओम से पूछती है, जी आपका नाम क्या है? ओम तुरंत ही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, उनसे कहिए ओम मिलना चाहता है। फिर वो लड़की फोन पर बात करती है और बाद में फोन रख के ओम की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, जी डॉक्टर ने आपको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा है, अभी बुलाते हैं वो आपको। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन ओम मुस्कुराता है और वही हिचकिचाते हुए बैठ जाता है। तभी उस लड़की के मन में कुछ आता है और वो ओम से पूछती है, जी सुनिए, बुरा मत मानिएगा, पर आपका नाम सुनते ही उनकी आवाज बदल गई थी, आखिर आप है कौन? उद्धरण चिन्ह। ओम उस लड़की की ओर देख एकदम ही नर्म लहजे में जवाब देता है, जी मैडम, मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ, ओम आहूजा, ही इज माई अंकल। एपिसोड 6, ओम का बचपन। मैं ओम आहूजा हूँ। विजय आहूजा मेरे चाचा जी है। इतना सुन काउंटर पे बैठी लड़की हैरानी से ओम की ओर देखती रहती है। वो मन ही मन सोच रही थी, दो विजय का इतना हैंडसम भतीजा है, और आज से पहले तो आपको देखा नहीं कभी भी। ओम ने उसके मन की बातों को सुन लिया था। ओम की शक्तियों में लोगों के दिमाग के विचारों को सुनना भी एक शक्ति थी। ओम के चेहरे पर यूं तो कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर धीरे धीरे वो अपनी अतीत की यादों में खो रहा था। उसका अतीत सामने दिख रहा था उसे। ओम का बचपन काफी दर्द भरा था। ओम को वो समय याद आ रहा था जब बचपन में स्कूल से घर आने पर ओम अपना होमवर्क खत्म करके खेल रहा था। शाम का समय था और रात ढलने को आई थी। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है। काले शूट बूट में कुछ लोग आते हैं, जिनके बीच एक बूढ़ा आदमी था। वो ओम के पास धीरे से आता है और ओम के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, आपके माता पिता कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना है, तो बेटा अंकल के साथ रहोगे ना आप? उनकी बात सुनना ओम अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो आदमी ओम को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। छोटा सा ओम अपने माता पिता की मौत की खबर सुनने के लिए तैयार नहीं था। यही सोचकर उसके माता पिता के साथ काम करते उस बूढ़े आदमी ने ओम से ऐसा कहा था। दूसरे दिन बारिश हो रही थी और ओम के माता पिता का फ्यूनरल था। ओम का पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ओम के दोनों चाचा से किसी रूम में बात कर रहा था। ओम उनकी बातें टेबल के पास बैठकर सुन रहा था। वो लोग ओम के आगे की परवरिश को लेकर सब जगड़ रहे थे। नन्हा ओम मायूसी के साथ उन सबको देख रहा था। ओम को अपने साथ ले जाने वाला वो बूढ़ा आदमी कहता है, देखिए, वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए उसकी परवरिश किसी सही हाथों में होनी जरूरी है। आप दोनों उसके चाचा है। अगर आप नहीं तो उसे कौन संभालेगा? आखिर इतने कठोर नहीं हो सकते आप लोग। उद्धरण चिन्ह। तभी ओम के बड़े चाचा, जो कमरे के एक कोने में खड़े थे, वो बिल्कुल ही शांत आवाज में कहते हैं, मैं ओम की परवरिश के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि वो एक छोटा बच्चा है, उसे इस समय माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत है। पर अगर मैं उसे अपने साथ घर ले गया तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाएगी। मैं कभी ओम का बुरा नहीं चाहूंगा, पर मुझे माफ कीजिए सर, अगर मैं ओम को घर ले गया फिर तो मेरी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ओम को अपने साथ नहीं ले जा सकता।
लेकिन विजय तुम तो उस मासूम बच्चे को रख सकते हो। उद्धरण चिन्ह। तभी ओम के छोटे चाचा जो कि ओम के बड़े चाचा के बगल में ही खड़े थे वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना मनोज भैया? इस अनाथ और गरीब का क्या असर पड़ेगा मेरी फैमिली पे? वैसे भी मेरे पास कम परेशानियां नहीं है जो एक और परेशानी मैं अपने गले बांधूं। बेशक आप उस बच्चे को अपने साथ मत रखिए लेकिन कम से कम उसे दूसरों के गले तो मत बांधिए और आप जानते ही हैं मेरे और उसके बाप के संबंध कैसे थे। मैं बस उस बच्चे के लिए इतना ही कर सकता हूं कि अगर वो चाहे तो साल में 1-2 बार मेरे परिवार से मिलने आ सकता है। इससे ज्यादा न मैं उसके लिए कुछ करना चाहूंगा न कर सकूंगा। विजय की बात सुन ओम के बड़े चाचा नर्म लहजे में कहते हैं, तो विजय, इस मासूम बच्चे को क्या हम यूं ही छोड़ दे मरने के लिए? उद्धरण चिन्ह। विजय फिर उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर तंच देते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिसके लिए उसके माँ बाप ने जान दी वही इस बच्चे को भी संभालेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वहां से चल पड़ता है। उसके बाद मनोज भी ओम के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर फिर उस बूढ़े आदमी से नरमी से कहता है, सर आप तो प्लीज इसका ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। फिर ओम को आई एम सॉरी बोल वो भी वहां से चल पड़ता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक औरत को ओम के घर पर उसकी देखभाल के लिए अपॉइंट करता है और फिर वह भी अपने रास्ते चल देता है। उस दिन से ओम हर रोज अपने माँ बाप का इंतजार करता रहता। स्कूल से आकर सीधा वो घर के दरवाजे पर बैठ जाता और अपने माता पिता का इंतजार करता रहता। हर रोज रात को दुखी होकर सो जाता, कई बार तो वो उसी दरवाजे पर ही सो जाता। किस्मत से बूढ़े आदमी ने जिस औरत को ओम का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया था वो बहुत अच्छी थी। कई सालों तक उन्होंने ओम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वही औरत ने ओम की मां की जगह ली थी। वाकई में ओम के लिए उसका बचपन बहुत दर्द भरा था। बिना माँ बाप के बड़ा होना, परिवार होने के बावजूद भी अकेले जीना दिल को अंदर से खा जाता है। ऊपर से खेल कूद की उम्र में ये सब सहन करना, कोई दूसरा इंसान तो ये सब सोचने भर से भी काम जाए। लेकिन ओम इन सारी मुसीबतों का सामना कर रहा था। वाकई ओम के दिल का हाल सिवाय ओम के कोई नहीं जान सकता। अभी ओम इन्हीं ख्यालों में था कि तभी उससे किसी की आवाज सुनाई देती है। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है। ओम देखता है कि वो काउंटर वाली लड़की ओम को पुकार रही थी। ओम को जैसे उसकी आवाज आती है वो जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ मैडम क्या हुआ? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, डॉक्टर विजय ने अपनी केबिन में आपको बुलाया है। फिर वो लड़की काउंटर से बाहर निकलकर ऑफिस की ओर जाते हुए कहती है, चलिए इस तरफ। ओम भी मुस्कुराकर सर हिलाकर उस लड़की के पीछे चल पड़ता है। रास्ते में वो लड़की ओम से फ्लर्ट करते हुए कहती है, वैसे किसी हीरो से भी ज्यादा स्मार्ट लगते हो तुम। ओम मासूमियत में बोलता है, जी जी शुक्रिया। वो लड़की आगे अपना फ्लर्ट जारी रखते हुए कहती है, तो कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? ओम अपनी मासूमियत में ही कहता है, जी जी एक भी नहीं मैम, मैं आमतौर पे लड़कियों से बात नहीं कर पाता। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की ओम की मासूमियत से खुश होकर कहती है, अच्छा तो सिंगल हो। अच्छी अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह। ओम उस लड़की की बातों को इग्नोर कर देता है। तब तक वे दोनों अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। ओम को डॉक्टर विजय की ऑफिस के बाहर छोड़कर वो लड़की वहां से चली जाती है। ओम फिर एक गहरी सांस लेकर एक बार ऑफिस की ओर देखता है और फिर अंदर चल जाता है। ऑफिस के अंदर सिवाय एक डॉक्टर के कोई नहीं था। वो डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था। ओम के अंदर जाते ही वो ओम को एकटक ऊपर से नीचे देखते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों या चेहरे पर ओम के लिए कोई भाव नहीं था। एपिसोड 7 चाचा भतीजा। कुर्सी पर बैठे बैठे ही विजय आहूजा ने ओम का अपनी आंखों से एक पूरा स्कैन कर लिया। विजय आहूजा एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर था और अपने पैसों के घमंड में चूर इंसान था। वो अपने बीवी बच्चों के अलावा किसी और इंसान का भला करना तो दूर सोचना भी जरूरी नहीं समझता था, और वो उन्हीं लोगों को अपना वक्त देना जायज समझता था जो अमीर हो या जिनका एक बड़ा नाम हो, वरना आम लोगों को वो देखना भी जरूरी नहीं समझता था। इन शॉर्ट में कहे तो विजय आहूजा एक लालची और स्वार्थी इंसान था जिसे अपने अलावा दूसरों की किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। फिर कुछ देर तक माहौल को शांत देखकर ओम हिचकिचाते हुए बोलता है, हेलो विजय अंकल कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। विजय अपने घमंड में मुस्कुराता है और कटाक्ष भरे स्वर में कहता है, हूँ मेरी छोड़ो तुम अपनी बताओ बच्चे, आओ इधर आ जाओ मेरे सामने बैठो। उद्धरण चिन्ह। ओम टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पे बैठते हुए बड़े ही मीठे और नम्रता भरे स्वर से कहता है, जी शुक्रिया अंकल जी। विजय ओम को तिरछी नजरों से देखते हुए और अपनी कटाक्षता को बरकरार रखते हुए कहता है, हुमा तो तुम अब तक इसी शहर में हो? एंड डोंट माइंड, हाँ मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहता हूँ अपने कामों में, तो तुम्हारे बारे में ख्याल ही नहीं था कुछ। पर अच्छा किया कि तुम ही मुझसे मिलने आ गए। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हुई हमारी।
तो क्या नाम है तुम्हारा? ओम अपनी विनम्रता को बरकरार रखते हुए कहता है। जी अंकल ओम, उद्धरण चिन्ह। विजय मुस्कुराकर अपनी घमंड भरी आवाज में कहता है। ओह हाँ ओम, हाँ याद आ गए ओम हुमा। माफ करना, पर क्या है, तुम्हें पिछली बार तुम्हारे माँ बाबा के फ्यूनरल में देखा था। उसके बाद से तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो लगा तुम शायद कहीं गुम हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन ओम अपनी मासूमियत में हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर विजय अपने गले से एक ऊंकार लेते हुए कहता है। तो ओम, फिलहाल क्या करते हो? कोई धान की जॉब बोब है या मजदूरी करके गुजारा करते हो? कुछ पैसे वैसे चाहिए तो बेझिझक मांग लेना, आखिर चाचा हूं तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी मासूम हंसी बरकरार रखे हुए बोलता है। जी चाचा जी, फिलहाल तो कोई काम नहीं है मेरे पास। उसी की खोजबीन में हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ओम विजय के मंसूबों को अच्छी तरह से समझ रहा था कि ये सब चीजें बोलकर विजय ओम को बस नीचा दिखाना चाह रहा था, लेकिन ओम को ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विजय अपनी घमंडी स्माइल दिखाते हुए कहता है। ओह तो बेकार हो, वैसे पढ़े लिखे तो हो ना? ओम अपनी उसी मुस्कुराहट से जवाब देता है। जी मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उद्धरण चिन्ह। विजय मानो ओम को इस वक्त कोई भिखारी की तरह समझ रहा हो, उसी तरह सोचता है। तो पूरी तरह से निठल्ले हो तुम। हाँ, और वैसे भी तुमसे बेहतर उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर हंसते हुए कहता है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ तो बताओ आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने क्यों आए? कोई मदद चाहिए? कोई पैसों वैसों की दिक्कत हो गई या कुछ और मुसीबत में हो? उद्धरण चिन्ह। ओम जैसे उसने विजय के मन की बातें जान ली हो, वैसे ही बिना एक सेकंड हिचकिचाए जवाब देते हुए कहता है। अंकल नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस आपसे मिलने आया था, बस यूं ही बिना किसी कारण के। उद्धरण चिन्ह। विजय ओम की बात सुन वही अपने घमंडी अंदाज में कहता है। इतने सालों बाद यूं ही मिलने आए हो? सच में? खूब, खैर फिर तो अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह। फिर ओम एकदम शांत लहजे में कहता है। जी बिल्कुल अंकल, मैं जॉब ढूंढने इस शहर से बाहर जाने की सोच रहा था, तो लगा आपसे और आंटी जी से मिलता चलूं। तो बिना कुछ सोचे समझे बस आ गया। ओम की बात सुन मानो विजय को कोई झटका लगा हो, इस तरह ओम को एकटक देखने के बाद वो कहता है। अच्छा, ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम मिलने आ गए। इसी बहाने तुम्हें देख तो लिया कम से कम। उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराते हुए कहता है। जी ठीक कहा आपने विजय चाचा। वैसे कैसे हैं आंटी जी और सब, और आप कैसे हैं अंकल जी? उद्धरण चिन्ह। विजय अपने अंदाज में जवाब देते हुए बोलता है। हाँ ओह डोंट वरी, सब एकदम मजे में है, एकदम बढ़िया है सब। उद्धरण चिन्ह। ओम फिर कुछ सोचते हुए कहता है। और अंकल वो मनोज अंकल, क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? उनसे भी अगर मुलाकात कर लूं तो अच्छा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। विजय हंसते हुए जवाब देता है। ओह हाँ, वो उसका जॉब या बिजनेस किसी और शहर में है, एंड में एक से तो नहीं जानता, पर वो अपनी फैमिली के साथ वही है। ओम अपना सिर हाँ में हिलाता है। बस उन दोनों के बीच यही बातें चल रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ते हुए उस कमरे में आती है और हौंकते हुए विजय को कहती है। डो आहूजा प्लीज जल्दी आए, इट्स इमरजेंसी। प्लीज जल्दी आए। इमरजेंसी सुन विजय अपनी जगह से फट से उठते हुए कहता है। क्या हुआ सिस्टर, व्हाट्स द सिचुएशन? नर्स अब भी हाँफ रही थी और वो उसी हालत में कहती है। सर वो यहाँ के मेयर के बेटे की तबीयत। इतना कह वो फिर सांस लेने लग जाती है। ओह कमोन सिस्टर, अब यह ड्रामा बंद भी करो और जल्दी बताओ असल में हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। नर्स फिर विजय की बात सुन जल्दी से वो एक सांस में ही बोलने लगती है। सर वो जो रूम 142 में मेयर के बेटे हैं, उनकी तबीयत फिर से और ज्यादा बिगड़ गई है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अपने बेड पे तड़प रहा है। और उद्धरण चिन्ह। एक ही सांस में इतना सब बोलने के बाद नर्स फिर रुक जाती है। अब विजय को गुस्सा आ रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है। और क्या? जल्दी बताओ क्या इरिटेट कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नर्स फिर से हड़बड़ाते हुए कहती है। और मेयर उसके डॉक्टर को कब से आवाजें दे रहे हैं और गुस्से में चिल्ला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। विजय का घमंड अब अड़म में बदल गया था, वो ये सब सुनते ही अचानक से भागते हुए कहता है। ओह जल्दी उसकी दवाइयां ले आओ, मैं तब तक मेयर के बेटे को चेक करता हूँ, जल्दी करो नर्स, डू इट क्विक। उद्धरण चिन्ह। फिर विजय भागते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ओम भी जाता है। उस बीमार पेशेंट के पास पहुंचते ही विजय दरवाजे के बाहर रुक जाता है, वही उसके सामने मेयर खड़ा था, जिसकी आंखों में उस वक्त खून खोल रहा था। मेयर विजय को वहां देखकर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है। हेयर डॉक्टर विजय, तुम्हें क्या अपनी जॉब प्यारी नहीं है? तुमने कहा था तुम इसे ठीक कर सकते हो।
पिछले 15 दिनों से मेरे बेटे की तबीयत तुम्हारे कई सारे प्रयासों के बावजूद बिगड़ती जा रही है। अब कौन सा बहाना बनाओगे तुम? हूँ बताओगे जरा, या बस अपनी अस्पताल की फीस लेके तुम मेरे बेटे को यूं ही मरता हुआ छोड़ना चाहते हो? चिल्लाते हुए जल्दी बताओ मुझे। विजय मेयर की बात सुन पूरी तरह घबरा जाता है और कांपते हुए जवाब देता है, सर प्लीज मुझे पेशेंट को चेक करने दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनको बचाने की। प्लीज सर परिस्थिति को समझिए जरा। उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन मेयर और भी गुस्सा होते हुए कहता है, कितनी कोशिश बे? मेरे बेटा मर ना जाए तब तक क्या कोशिश करोगे? या मेरे बेटे को मारकर ही दम लोगे? हान। उद्धरण चिन्ह। जब तक मेयर और विजय के बीच यह बहस चल रही थी उस वक्त ओम की नजर उस पेशेंट की बिगड़ती हालत पर थी। वो उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, सुनिए क्या आप प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अभी ओम ने इतना कहा ही था कि विजय ओम की तरफ देखते हुए बीच में ही गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद रखो समझे तुम। ये सब तुम्हारी समझ से परे है। अपनी औकात देख के बोलो तुम। उद्धरण चिन्ह। फिर वापस वो मेयर से बात करने लग जाता है। ओम मानो पेशेंट की हालत को समझ गया हो इस तरह चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप लोग बाद में नहीं लड़ सकते हो? क्योंकि अगर देर हो गई तो मुझे नहीं लगता बचाने के लिए सर आपका बेटा बचेगा, तो पहले क्या आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन अब जाकर कहीं मेयर को अपने बेटे का ख्याल आता है और वो गुस्से से डॉक्टर को कहता है, ठीक है डॉक्टर, जाओ तुम अंदर, पर याद रखना अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम अपनी खैर मनाना। मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का वो हासिल करूंगा जो तुम अपनी 7 पीढ़ी तक याद रखोगे, समझे? अब जल्दी से जाओ और मेरे बेटे को कुछ भी करके बचाओ। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8 चमत्कार। मेयर की दी गई धमकी से अब विजय आहूजा का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। वो जल्द ही वार्ड के अंदर जाता है और पेशेंट की हालत चेक करने लगता है। तब तक नर्स भी दवाइयों के साथ और जरूरी सामान के साथ अंदर आ जाती है। विजय देखता है कि पेशेंट की सांस धीरे धीरे नम हो रही थी। विजय अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पेशेंट की सांसों की गति को काबू में ले आए, पर कुछ ही देर में उसे पता चलता ही कि उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। पेशेंट के साइड में पड़ा हुए मशीन पल्स डाउन होते हुए दिखा रहा था। काफी देर कोशिश करने पर भी विजय को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये देख उसका शरीर अब पसीने से भीग रहा था। वो तुरंत ही घबराहट के साथ नर्स को कहता है, जल्दी से वो कंस्ट्रक्शन टैबलेट लाओ। उद्धरण चिन्ह। नर्स जल्द ही किट में से एक टैबलेट निकाल कर विजय के हाथों में देती है और जैसे ही विजय उस टैबलेट को पेशेंट को खिलाने ही वाला होता है कि अचानक से ओम उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाए अंकल, वो टैबलेट इसकी मौत को और भी करीब ला देगी। उद्धरण चिन्ह। ओम की ये बचकानी बात सुन अब विजय का पारा चढ़ चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मनहूस कहे के चुप हो जाओ, जब से आए हो बकवास करते जा रहे हो। तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में, अनपढ़ गवार कहे के। निकल जाओ यहां से, बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। इतना कह वो उस टैबलेट को मेयर के बेटे को खिला देता है और अचानक ही मेयर के बेटे के टैबलेट निगलते ही कुछ ही देर बाद मेयर का बेटा जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो पागलों की तरह बेड पे तड़पने लगता है और फिर कुछ ही पल बाद सब एकदम से सब शांत हो जाता है और वहां मौजूद सब देखते हैं कि मेयर का बेटा उस बेड पर अभी बेजान होकर बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। सभी लोग ये मंजर देख एक हैरानी और घबराहट के साथ शांत खड़े हुए थे। अपने बेटे को यूं मरा पड़ा देख मेयर दौड़ते हुए कमरे में आता है और गीली आंखों से अपने बेटे को कुछ पल के लिए देखता है और फिर गुस्से के साथ विजय की ओर देखने लगता है और फिर अचानक से जाकर सीधे विजय का गला दबाने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए विजय का गला दबाते हुए उसके पूरे शरीर को हिलाते हुए कहता है, साले घटिया बेकार डॉक्टर, तूने ये क्या किया? मेरे एक लौते बेटे को मार डाला, अब तुझे भी उसके साथ मरना होगा। विजय अपने आप को बचाते हुए दबती आवाज के साथ कहता है, प्लीज मेयर सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। उनकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। उद्धरण चिन्ह। मेयर और गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, ये तुझे मेरे बेटे को दवाइयां देने से पहले कहना था। उद्धरण चिन्ह। विजय पूरी तरह से डरा हुआ था। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मेयर सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेयर विजय की एक सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहा था और कहता है, जाके मेरे बेटे से माफी मांगना। उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त ओम जल्द से वह पड़ी ट्रे में से कुछ सुइयां लेता है और तेजी से उन सभी सुइयों को उस पेशेंट के छाती और पेट पर चुभोता है। मेयर, डॉक्टर और वहां मौजूद सब लोग ओम की इस अचानक की गई मूवमेंट को देख हैरान हो जाते हैं। अभी भी मेयर ने विजय का गला यूं ही पकड़ा हुआ था, पर उन दोनों का ध्यान ओम पर था।
ओम की ये करतूत उन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। मेयर जल्दी से विजय को छोड़ ओम के पास जाकर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? अब क्या लाश को भी नहीं छोड़ोगे तुम लोग? उद्धरण चिन्ह। विजय भी गुस्से में वहां आकर कहता है, मैंने कहा था ना मनहूस कही कि मेरी मुसीबतें मत बढ़ाओ, रुक जाओ और निकल जाओ यहां से। तुम कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हो तो निकल जाओ जल्दी से यहां से। उद्धरण चिन्ह। ओम शांत होकर अपना काम करते हुए कहता है, सर क्या आप लोग प्लीज दूर रहेंगे, मैं आपके बेटे को बचा सकता हूं। मुझ पे यकीन कीजिए सर और मुझे अपना काम करने दीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मेयर ओम की बात सुन थोड़ा चौंका हुआ था, वो कहता है, क्या सच में तुम मेरे बेटे को बचा लोगे? तुम भी एक डॉक्टर हो क्या? उद्धरण चिन्ह। ओम अपने काम में ध्यान देते हुए शांति से कहता है, नहीं मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मुझे यकीन है मैं इसे बच लूंगा। अगर आप चाहे तो शर्त लगा सकते हैं। मेयर ओम की बात सुन और के कुछ नहीं सोचता और बोल पड़ता है, ठीक है लगी बेट, अगर मेरा बेटा बच पाया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। ओम अभी भी अपने काम में ध्यान देते हुए कहता है, जैसी आपकी मर्जी। विजय अब पूरा अड़ चुका था, वो तुरंत ही ओम के पास जाता है और धीरे से कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? मेरी मुसीबतें मत बढ़ाओ मैंने कहा। समझ नहीं आता क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। ओम अपना काम करते हुए ही कहता है, चिंता मत कीजिए अंकल, अगर मैं इस पेशेंट को नहीं बचा पाया तो उस चीज का पूरा जिम्मा मैं उठाता हूँ। उस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन विजय गुस्से में कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम हारे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा, समझे तुम? ओम मुस्कुराकर अपना काम करते हुए कहता है, जी अंकल आप इस बेट में कहीं भी हिस्सेदार नहीं होंगे, ठीक है। और फिर मेयर के बेटे के शरीर पर सुइयां चुभाकर ओम बेड के पास खड़ा रह जाता है और फिर ओम अपनी आंखें बंद कर अपनी मन की नजरों से मेयर के बेटे ही हालत देखता है। ओम को उस लड़के के शरीर के अंदर जहर के अंश दिख रहे थे। जब ओम अपने हाथ से वो सुइया उस लड़के के शरीर पर चुभ रहा था, तब सुइया ओम के हाथ में आने पर एक सुनहरा ऑरा बनाती थी जो उस लड़के के शरीर में चुभने के बाद वह ऑरा उसके शरीर के डैमेज पार्ट्स को हील कर देता है। अपनी मन की आंखों से उस पेशेंट को चेक कर ओम अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। लेकिन फिर भी कुछ पल के बाद भी पेशेंट में कोई हिलचाल न होने पर विजय चिढ़ते हुए कहता है, देखा कुछ नहीं हुआ ना, ये कोई खेल नहीं बच्चे की, तुम टिकड़ूम लगाओ और मुर्दे जिंदा हो जाए। और मैंने पहले ही कहा था मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब भुगतो जो भी हो उसे। तुम। उद्धरण चिन्ह। अभी विजय ने बात पूरी भी नहीं की थी कि मेयर के बेटे की खांसने की आवाज आती है। सबकी आंखें और मुंह उस पेशेंट को देख शौक के मारे खुला का खुला रह जाता है और फिर जब मेयर का बेटा अपने बेड पर बैठ खड़ा होता है तब तो सबकी मानो शौक के मारे जान ही निकल गई हो ऐसी हालत थी। उसके बाद तुरंत ही मेयर का बेटा बेड के पास ही उल्टी कर देता है और उसने खाया सब कुछ बाहर निकल जाता है। वो खांसते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की आवाज सुनते ही मेयर जल्दी से अपने बेटे को रोते हुए गले लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, आयुष बेटा तुम अस्पताल में हो और एकदम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। आयुष भी खुद को अपने पापा के बाहों में पाकर रोने लगता है और खुद को ठीक पाकर हैरानी से कहता है, पापा पर कैसे, ये कैसे हुआ? अभी तक तो मैं अपने बदन के किसी पार्ट को हिला तक नहीं पा रहा था। और उद्धरण चिन्ह। मेयर अपने बेटे से थोड़ा दूर होकर ओम की ओर हाथ करते हुए खुशी के साथ कहते हैं, इस डॉक्टर ने फरिश्ता बनकर तुम्हें बचाया है बेटा। आयुष ओम की ओर मुस्कुराकर कहता है, क्या नाम है आपका डॉक्टर? ओम मुस्कुराकर जवाब देता है, जी सर मेरा नाम ओम आहूजा है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बस वैद्य का थोड़ा बहुत जानकार हूं। मेयर ओम के पास आते हैं और ओम के कंधों पर हाथ रखकर खुश होते हुए कहते हैं, बेटा बेशक तुम मेरे बेटे के ही उम्र के हो और तुमने मुझ पे आज बहुत बड़ा एहसान किया है, तो बेसिक एक डॉक्टर के रूप में तुमने अपनी काबिलियत प्रूव कर दी है और मैं जानता हूं कि मैं ये एहसान अपनी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकता, पर फिर भी ये लो मेरा कार्ड, तुम कल मुझे मेरे ऑफिस मिलना और अपने 2 करोड़ रुपए मुझसे ले लेना और मैं जबान देता हूं तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़े बस मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं और मेरा बेटा हाजिर हो जाएंगे। ओम अपनी मासूमियत के साथ मुस्कुराकर कहता है, जी सर कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, आपके सिवा भी अगर कोई भी होता तो मैं यही करता। हाँ आपसे बस विनती है कि आप मेरे अंकल डॉक्टर आहूजा को कुछ नहीं कहेंगे। ओम की ये बात सुन मेयर फिर गुस्से भरे चेहरे के साथ विजय के पास जाता है और विजय का कंधा पकड़ते हुए कहता है, हो तो तुम इस बच्चे के अंकल हो, अपना लाइसेंस फाड़ डालो बेकार डॉक्टर। इस मासूम बच्चे ने तुम्हें बचा लिया, किस्मत वाले हो, लेकिन सुधार जाओ अब। इतना कह मेयर एक कॉल आने की वजह से बीच में से ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर विजय की आंखें अब भी खुली की खुली थी।
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि पिछले 15 दिनों से जो लड़का अपना हाथ तक नहीं हिल पा रहा था और कुछ देर पहले मानो मर ही चुका था, वो लड़का अभी बेड पर एकदम ठीक बैठा है, मानो उसे नया जन्म मिला हो। ओम अपने अंकल को आवाज देता है, चाचा जी आप ठीक तो है ना? लेकिन ओम के सवाल पर विजय बस इतना ही बोल पाता है, हाँ हाँ ये तुमने कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 9, माँ की ममता, ये तुमने कैसे किया? अभी तक आयुष को ही देखते हुए विजय ओम से बस इतना ही कह पाता है। ओम भी आयुष को देखते हुए विजय को समझाता है, उसकी बॉडी में जहर का डोज दिया गया था, जिससे कि वो बीमार पड़ा और आप जो कंस्ट्रक्शन दवाएं उसे दे रहे थे वो भी किसी ने बदल दी थी। तो जब आज आपने उसे वो अपनी कंस्ट्रक्शन दवा दी तब उसका इम्यून सिस्टम जो कि पूरी तरह से धीमा हो चुका था वो एकदम से बंद ही हो गया और उसे दिए गए धीमे जहर ने उसका असर दिखा दिया और वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। पर आप नहीं देख पाए कि उसकी सांसें अब भी बिल्कुल ही धीमी गति से चल रही थी, जो किस्मत से मैंने नोटिस कर लिया था और मुझे उसकी हालत से अंदाज था कि आपकी मेडिसिन्स उसे ठीक नहीं कर पाएंगी, तो मैंने उसके शरीर के वाइटल होल्स में वही पुराने जमाने की आध्यात्मिक सुई वाली ट्रीटमेंट दोहराई और उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने है। हाँ, अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आप और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर पाते, पर अब हालात काबू में है। ओम जितनी सहजता से समझा सकता था उसने विजय को समझाया, लेकिन विजय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि उसने आध्यात्मिक सुइयों की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, पर वो जानता था कि आज के जमाने में ऐसी ट्रीटमेंट कोई नहीं जानता। लेकिन फिर ओम ये लुप्त हो चुकी आध्यात्मिक सर्जरी कैसे जानता था? विजय को अभी जो कुछ भी हुआ उस पर किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था। वो ओम को कुछ पल के लिए तो देखता रहता है, फिर कुछ देर बाद स्वस्थ होकर बोलता है, लेकिन तुम आध्यात्मिक सर्जरी के बारे में कैसे जानते हो? सिर्फ जानते नहीं, पर तुमने उस तकनीक को कुछ देर पहले ही यहाँ आजमाया भी। हालांकि तुमने तो कहा था कि तुमने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस वक्त तक ओम ने वहां मौजूद नर्स को कुछ मेडिसिन्स के लिए रफ सामान लाने को कह दिया और फिर विजय की बात पर ध्यान देते हुए मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, जी अंकल, मैंने आपसे बिल्कुल सच ही कहा था और मैंने कभी भी आध्यात्मिक सर्जरी के बारे में पढ़ाई नहीं की है, ना ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है कोई, लेकिन ये सारा ज्ञान मुझे किताबें पढ़ने से मिला। विजय ने जो अभी सुना उसे सच मानना इम्पॉसिबल था। वो ओम को चौंक कर देखते हुए कहता है, सिर्फ कुछ किताबों से तुमने अभी एक मरते आदमी को ठीक कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं? ओम मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल, अगर आप यकीन ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात एकदम सच है कि अपनी लाइफ में मैंने पहली बार किसी की सर्जरी की है। अब धीरे धीरे विजय का दिमाग काम करने लगा था और मन ही मन वो ओम की इतनी अच्छी लर्निंग स्किल्स की तारीफ करते हुए सोचता है, हाँ, तुम मेरे भाई के बेटे जो हो, तुम में भी अपने पिता की तरह ही जल्दी सीखने की कमाल की खूबी है। बेशक तुमसे मुझे कोई लगाव नहीं है, लेकिन फिर अभी तुमने मेरी जान बचाई। फिर विजय थोड़ा नरमी से बात करते हुए ओम से कहता है, जो भी हो, लेकिन बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी बेटा, पहली बार में ही तुम ऐसी रिस्की सर्जरी में कामयाब हो गए। वाकई तुम्हारा लक बहुत मेहरबान है तुम पर। अभी उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी नज वहां पर ओम की बताई चीजें ले आती है। ओम जल्दी से वह चीजें लेकर टेबल पर जाकर उन चीजों का कंस्ट्रक्शन बनाने लगता है और फिर कुछ ही देर में कंस्ट्रक्शन बनाकर उसे आयुष को पिला देता है। कंस्ट्रक्शन पीने के कुछ ही पल बाद आयुष पेशेंट मेयर का बेटा को अपने शरीर में अचानक से ही भरपूर ताजगी महसूस होती है और वो अपनी जगह पर से खड़ा होकर खुद के पैरों को देखने लगता है। उसके चेहरे पर किसी जंग जीतने जैसी मुस्कुराहट थी। वो एक्साइट होते हुए कहता है, शुक्रिया डॉक्टर, पिछले कई महीनों से मेरी हालत काफी नर्म थी, मुझे खुद पर यकीन तक नहीं था कि मैं फिर अपने पैरों पर चल भी पाऊंगा या नहीं। शुक्रिया डॉक्टर। ओम, आप सच में एक जादूगर हो। ओम उसे देख हंसता है और अपने मीठे आवाज में कहता है, कोई बात नहीं मी, आयुष में तो बस जो मुझे आता था उस चीज से आपको बचाने का काम कर रहा था। अब आप बस अपना ख्याल रखिए और कुछ वक्त तक हो सके तो किसी यकीनमंद इंसान के हाथों से बना या तो फिर अपने हाथों से बना खाना ही खाए, क्योंकि आपकी जान के दुश्मन आपके आसपास में ही है। फिर ओम अपने अंकल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलिए अंकल, अब मैं चलता हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चाची और बाकी सबको मेरी याद देना। इतना कह ओम वहां से निकलने लगता है। विजय ओम को रोकते हुए कहता है, रुको बच्चे, तुम तो अपनी चाची से मिलना चाहते थे न, तो जा क्यों रहे हो? ओम थोड़ी नरमी से जवाब देता है, फिर कभी मिल लूंगा अंकल, फिलहाल मुझे नहीं लगता यह सही रहेगा। विजय हंसते हुए कहता है, इतने साल हो गए तुम्हें हम लोगों से मिले हुए, आओ तुम ही कह दो चलो, आज तुम मेरे घर पर ही रात बिताना चलो, इसी बहाने साथ में खाना खाएंगे। ओम थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जी अगर आप कहते हैं तो ठीक है अंकल।
उसके बाद ओम और विजय दोनों ही अस्पताल से निकल के विजय की कार में विजय के घर की ओर चल देते हैं। काफी देर तक रास्ते में कुछ बातचीत करते हुए उनकी कार एक छोटे पर आलिशान बेंगलो के गेट के पास आके रुक जाती है। विजय फिर अपने चौकीदार से कार में लगे ब्लूटूथ में कुछ कहता है और उसके बाद चौकीदार गेट खोलता है। ओम देखता है कि विजय का घर एक खूबसूरत छोटा सा विला था। ओम विला को देखते हुए कहता है, खूबसूरत विला है अंकल। विजय वापस अपने अहंकार में आते हुए कहता है, सही कहा तुमने बच्चे। फिर कार पार्क करने के बाद दोनों घर के बड़े से दरवाजे के पास रुकते हैं और विजय दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी स्क्रीन पर अपना अंगूठा लगाता है और फिर दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही विजय अपनी बीवी बच्चों को आवाज देते हुए चिल्लाते हुए कहता है, शारदा, रिया, सौम्या, कहाँ हो सब? जरा देखो, कौन आया है आज घर पे। विजय अपना कोट रखते हुए कहता है, बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी मनवाता हूँ। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए और किसी के इंतजार में हो उस तरह देखते हुए कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ। कुछ ही देर बाद एक 35-40 साल की औरत बीच की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, क्या हुआ जी, कौन आया है, क्यों चिल्ला रहे हो आप? तभी इतना कहते हुए उस औरत की नजर ओम पर जाती है। वो ओम की चाची थी। ओम उस औरत को पहचानता है, आखिर क्यों ही न पहचाने, आखिर कुछ साल ही उसने अपने बचपन को प्यार के पलों में जिया था, पर उन पलों में वो सामने से आ रही औरत जिसका नाम शारदा था वो भी एक हिस्सा थी। ओम को याद आता है कि जब भी शारदा आंटी ओम और उसके माँ बाबा से मिलने आती हमेशा ही ओम के लिए कुछ न कुछ लाती। शारदा आंटी का कोई बेटा नहीं था तो वो ओम को ही अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी और इतने साल उन्होंने कभी भी ओम के लिए भगवान से दुआ मांगना नहीं छोड़ा था। लेकिन वो एक पतिव्रता स्त्री थी जिसकी वजह से उसने अपने पति की बातों का मान रखकर अपने बेटे से इतने साल दूर रही, पर उन्होंने अंदर ही अंदर ओम की चिंता करना कभी नहीं छोड़ा था। उनके अंदर आज भी ओम के लिए उतना ही प्यार था। ओम को देखकर ही उन्हें एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। कौन हो तुम बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ओम को देखते हुए शारदा आंटी कहती है। पता नहीं क्यों पर शारदा आंटी की आंखों में उस वक्त आंसू आने लगे थे। बेशक वो ओम को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि ओम काफी बदल चुका था दिखने में। वहीं ओम की आंखों में भी आंसू थे। बेशक ओम का अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल था, पर कहते हैं न माँ की ममता बड़े से बड़े पर्वतों को भी धूल बना देती है। ओम ने हमेशा ही शारदा आंटी में अपनी माँ को देखा था, इसीलिए आंसू भरी आंखों के साथ वो बस आंटी को देखता ही रह गया और कुछ भी न बोल पाया। कौन हो तुम बेटा? एक बार फिर शारदा आंटी ओम को देखते हुए पूछती है। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और तुरंत ही वो हड़बड़ाहट के साथ बोलने की कोशिश करता है। जी आंटी, मैं अभी ओम कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी सीढ़ी ने उसे दो लड़कियां उतरते हुए पूछती है, हाँ डैड, कौन आया है डैड? एपिसोड 10, नफरत की वजह, कौन आया है डैड? विजय अंकल की बेटियां सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है। इस तरफ ओम और शारदा एक दूसरे को देख रहे थे। शारदा आंटी कंफ्यूज थी कि कौन है ये लड़का, पर कहीं न वो ओम की आंखों में एक अपनापन महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि कौन है ये लड़का और क्यों ये इतना अपना लग रहा है। वो ओम से फिर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ओम तुरंत ही होश में आता है और अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वो कुछ नहीं आंटी, बस कुछ चला गया था आंखों में। आंटी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम हो कौन बेटा? ओम अभी कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी विजय जो कि किचन में गया था वो किचन से बाहर आते हुए कहता है, तुमने इसे पहचान नहीं, यह मेरे बड़े भाई का बेटा ओम है, भूल गई क्या इसे तुम? ओम नाम सुनते ही शारदा आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुश होते हुए कहती है, क्या तुम वीणा दीदी के बेटे ओम हो? तुम मेरे भतीजे ओम हो है ना? इतना बोलते ही शारदा आंटी की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर जाती है। ओम भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ शारदा आंटी, मैं आपका भतीजा ओम ही हूँ। शारदा आंटी इतना सुनते ही रोते हुए ओम से गले लिपटकर रोती हुए आवाज में बोलने लगती है, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, इतनी देर से याद आए तुम्हें अपनी चाची की, एक बार भी मिलने नहीं आए। ओम तुम अपने चाचा चाची से क्या इतने पराये हो गए हम? उद्धरण चिन्ह। शारदा आंटी को इस तरह देख उनकी बेटियां और विजय भी बहुत हैरान था। बेशक शारदा ने कभी विजय के गुस्से से डर घर में ओम का जिक्र नहीं किया, पर आज ओम को अपने सामने देख उसके अंदर का ओम के लिए प्यार रुक नहीं पाया। उनकी बेटियों ने भी अपनी माँ से ओम के बारे में सुना था, पर उन्होंने कभी भी ओम को नहीं देखा था। ओम शारदा चाची को चुप करते हुए कहता है, कैसे मिलने आता चाची, मैं अकेला पड़ चुका था। मैं माँ बाबा के जाने के बाद कोई नहीं था मेरे पास जो मुझे माँ पापा के बाद संभाले। मैं खुद उस दुख से निकल नहीं पाया था, हर रोज बस उनके आने की राह देखता रहता, उनके सिवा मैं सब भूल ही चुका था।
ओम की आंख में भी रोने लगा था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद शारदा आंटी फिर अपने आंसू पोंछकर ओम से मुस्कुरा कर कहती है, अब अपनी चाची को छोड़कर कहीं नहीं जाना, कुछ दिन तो अपनी चाची के नजरों के सामने ही रहना। फिर वो विजय की ओर देखकर खुश होकर कहती है, क्यों जी, ये कुछ दिन रह सकता है न हमारे साथ। विजय का ध्यान उस वक्त शारदा से कही ओम की उन बातों पर था। ओम की बातों से सोच में पड़ा विजय शारदा की आवाज सुनकर होश में आता है और जल्दबाजी में बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। फिर खुश होकर शारदा आंटी अपनी बेटियों के सामने देख कहती है, रिया, सोम्या, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हारे बड़े भैया से मिलो। रिया और सोम्या भी अपनी माँ को खुश देख खुश होते हुए ओम से मिलने जल्दी से ओम के पास आती है। उन दोनों ने ही अपनी माँ से ओम के बारे में बहुत सुना था। हालांकि वो अपने पापा के सामने ओम या उसके बड़े पापा का जिक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि शारदा आंटी ने बताया था कि विजय को उनके बारे में सुनना या बोलना पसंद नहीं था। शारदा ने ओम से अपनी बेटियों का परिचय करवाया। बड़ी बेटी सोम्या 18 साल की थी और वो कॉलेज में आई थी और छोटी वाली रिया अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ देर ओम, शारदा, रिया और सौम्य तीनों एक दूजे से बातें करते हैं। ओम को देख रिया खुश होते हुए कहती है, ओम भैया आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, क्या आप मेरी गुड़िया के राजकुमार बनोगे। सभी हंसने लगते हैं, माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। शारदा आंटी ओम से मुस्कुराकर कहती है, ओम बेटा तुम रिया और सोम्या के साथ पूरा घर देख लो, मैं आज तुम्हारे लिए खाने में कुछ स्पेशल बनाती हूँ। ओम भी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपके हाथों से बना कुछ भी चलेगा। शारदा आंटी ओम की बात सुने बिना कहती है, ऐसे कैसे कुछ भी चलेगा, आखिर तुम कहाँ हर रोज आते हो यहाँ। इतना कह वो किचन में चली जाती है। वहीं रिया और सौम्या ओम को अपना घर दिखाने ले जाती है। फिर कुछ देर बाद सौम्या और रिया ओम को घर दिखाते दिखाते अपना कमरे तक आ जाती है। सौम्या मुस्कुराते हुए ओम को चिढ़ाते हुए कहती है, ओम भैया आप इतने हैंडसम दिखते हैं, फिर तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। और ये बात सुन वो तीनों हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में ओम रिया और सोम्या से अच्छा घुल मिल गया था। ओम हंसकर जवाब देता है, ओम मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे उनसे बात करना नहीं आता और ऊपर से मुझे अपने काम से कभी वक्त मिला ही नहीं कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोच भी पाऊँ। ओम की बात सुन सोम्या थोड़ा दुखी होकर बोलती है, हम जानते हैं ओम भैया आपके साथ जो भी हुआ, मोम हमेशा आपके बारे में चिंता करती रहती है। उन्होंने आपके लिए कई बार पापा से डांट भी खाई है। ये बात सुन ओम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी रिया बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मम्मा आपको हमारे साथ रखना चाहती थी पर पापा आपके साथ नहीं रहना चाहते थे। ओम भैया आप तो बहुत अच्छे हो, फिर भी क्यों पापा ने आपको कभी नहीं बुलाया। इतना बोल रिया बड़ी ही मासूमियत के साथ ओम की ओर देखती है। ओम रिया को अपनी गोद में उठा के फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मेरी प्यारी रिया, तुम्हारे पापा ओम से हमेशा बात करते थे पर ओम भैया अपने काम से फ्री ही नहीं होते थे, इसलिए अपनी बहन से मिलने नहीं आ पाए। रिया उदासी के साथ ओम से कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, हमने कई बार पापा को गुस्सा करते हुए देखा है मम्मा पर आपकी वजह से। आप मम्मा को बचाने पहले क्यों नहीं आए, और क्या आप वापस हमें छोड़कर चले जाओगे ओम भैया। इतना कह रिया और सौम्या दोनों ही बिल्कुल उदास हो जाती है और उन्हें देख ओम का भी चेहरा उतर जाता है। पर ओम फिर रिया को गुदगुदी करते हुए कहता है, नहीं रिया अब ओम भैया तुमसे मिलने हमेशा आते जाते रहेंगे और अब से ओम भैया पनी बहन रिया के साथ खेलेंगे। रिया अब खुश होकर जोर से हंसते हुए कहती है, सच में ओम भैया, मम्मा सच कहती है आप बहुत स्वीट हो। इस तरफ खुश होकर शारदा किचन में खाना बना रही थी और वही विजय उससे बातें कर रहा था। वो शारदा को खुश देखकर कहता है, मतलब तुम्हें उस लड़के की बहुत चिंता थी इसीलिए उसे देख तुम तुरंत ही रो पड़ी, क्यों सही कहना मैंने। विजय को अचानक बोलत देख शारदा हिचकिचाती है और बोलती है, हो सकता है, लेकिन आप भी तो उससे इतनी नफरत करते हैं तो क्यों उसे घर लाए, मैं उसे अपने बेटे की तरह ही चाहती हूँ। पर ना जाने क्यों आपकी आंखों ने उसे हमेशा ही दुश्मन की तरह देखा। आखिर उस मासूम से इतनी नफरत क्यों। न जाने कैसा होगा उसका बचपन, न जाने कैसे रहता होगा वो। हम उसके सगे चाचा चाची हैं, हमें ही उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। एक मासूम से बच्चे को आपने और आपके भाई ने मिलकर परिवार होते हुए भी अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। शारदा की बात सुन विजय थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो विपुल का बेटा है और उसी की तरह दिखता है और सारे गुण उसी के जैसे हैं। पहले से ही हम तीनों भाइयों में हर कोई बस विपुल विपुल ही करता रहता। वो घर में हर किसी का चाहता था, क्योंकि उसका हर काम परफेक्ट था। न जाने कौन सा जादू चलता था उसका, बस उसी वजह से मुझे ना उसका बाप पसंद था नहीं वो। विजय की ऐसी बातें सुन शारदा हंसते हुए कहती है,
सिर्फ हर काम में अच्छे होने की वजह से आपकी कभी विपुल भैया से नहीं बनी और उनके जाने के बाद आपने सिर्फ इतनी सी बात के लिए एक छोटे से बच्चे को उसका परिवार होते हुए भी अनाथों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। एक मासूम बच्चे को आपने नफरत का पुतला बना दिया। वाह क्या सोच है आपकी, मैं आपसे क्या ही कहूं। विजय से शारदा की ये तंज भरी बातें सहन नहीं हो रही थी। ऊपर से ओम और उसके पिता के बारे में सोच विजय का खून खोल रहा था। तभी उसकी नजर वहां रखे चाकू पर जाती है। वो बिना कुछ सोचे तुरंत ही चाकू अपने हाथ में ले लेता है और शारदा की ओर चाकू लिए आगे बढ़ता है। बिलियनर मेकिंग सिस्टम का एपिसोड नहीं खत्म हुआ है, पर आगे का एपिसोड लॉक्ड है। जब अनलॉक्ड होगा तब डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।